हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये शामी का पार्ट नंबर 1 है। कॉपीराइट क्लेम आने की वजह से एंड वीडियो ब्लॉक होने की वजह से इस पार्ट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम यांग गुओ है। यांग गुओ बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, थोड़ी सी क्लमजी और टॉम बॉय जैसी रहने वाली लड़की है। पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं यांग गुओ एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर अपने पीठ पर लेकर किसी को डिलीवर करने जा रही होती है। इतनी मेहनत करने के बाद 3rd फ्लोर चढ़कर वो जब डिलीवर करने पहुंचती है अपने कस्टमर को उनका रेफ्रिजरेटर, और जैसे ही वो गेट खुलवाती है सामने जो रेफ्रिजरेटर की ओनर होती है वो गेट खोलती है। ओनर को यांग गुओ बताती है, आपने मुझे आपका रेफ्रिजरेटर सही करने के लिए दिया था, वो मैंने सही कर दिया है। ये देखकर ओनर चौंक जाती है। अब बोलती है, तुमने इसको सही कर दिया है? यांग गुओ बोलती है, हाँ मैंने इसको सही कर दिया। ओनर बोलती है, एक्चुअली मैंने अपने लिए नया रेफ्रिजरेटर ले लिया है। इसे सुनकर यांग गुओ को समझ में नहीं आता है उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर यांग गुओ ओनर से बोलती है कि आपको नहीं लगता है मैंने इसको सही किया है तो आपको मुझे पे करना चाहिए। ओनर यांग गुओ को मना करते हुए बोलती है, अरे मैंने जब नया रेफ्रिजरेटर ले लिया है तो मैं अब तुमको इसके लिए क्यों पे करूँ। यांग गुओ जब ओनर को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही होती है उसको कुछ पे करने के लिए, तो ओनर यहाँ क्या करती है, एक जूस की बोतल और एक गुडीज़ का पैकेट उसको पकड़ा देती है और बोलती है, तुम यहाँ से जा सकते हो अब। थोड़ी देर बाद यांग गुओ एक पेड़ के नीचे आके बैठती है और बैकग्राउंड में यांग गुओ के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली यांग गुओ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है जो कि सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पैसे कमाने के लिए इतना हार्ड वर्क करती है। एक्चुअली इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और यांग गुओ की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ इसकी एक बड़ी दीदी है जिसका नाम यान दुओ है। अगले सीन में हमें हमारे मेन लीड से मिलवाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। यू फिंग यहाँ पर अपने एक क्लाइंट से मिलने आया होता है। इसका प्रोफेशन एक लॉयर का होता है। यू फिंग यहाँ पर अपनी क्लाइंट को उसके हस्बैंड से डिवोर्स दिलाने आया होता है। जब वो दोनों एक साथ डिस्कस कर ही रहे होते तब तक क्लाइंट का पीछे से हस्बैंड आ जाता है। जैसे ही यू फिंग क्लाइंट के हस्बैंड को देखता है वो उसको रिसीव करने पहुंचता है। यहाँ पर यू फिंग उससे हाथ मिलाने की भी कोशिश करता है मगर सामने वाली पार्टी उसको कोई भी भाव नहीं दे रही होती है। यू फिंग यहाँ पर सामने वाली पार्टी से पूछता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी। यहाँ पर सामने वाली पार्टी का लॉयर उसे बोलता है, हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब तक ये सब ऑर्डर करेंगे तब तक ये केस सॉल्व भी हो जाएगा। यहाँ पर यू फिंग उसको एक क्लेवर स्माइल देता है और केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यू फिंग सामने वाली पार्टी से पूछता है कि मेरा क्लाइंट आपसे डिवोर्स लेना चाहता है और वो एलिमनी भी क्लेम करना चाहता है। सामने वाली पार्टी का लॉयर यू फिंग को रोकते हुए बोलता है, मुझे लगता है आपकी पार्टी ने आपको क्लियरली बताया नहीं है। जब मेरे क्लाइंट के साथ आपके क्लाइंट की शादी हुई थी तभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि जब भी उन लोगों का डिवोर्स होगा इन फ्यूचर तब वो एलिमनी क्लेम नहीं करेंगी। यहाँ पर यू फिंग सामने वाले लॉयर को रोकते हुए बोलता है, आपने अपनी वाइफ के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, आपको नहीं लगता है आपको उनको एलिमनी देनी चाहिए। यू फिंग सामने वाले लॉयर को बोलता है, एटलीस्ट इंसानियत के तौर पे तो उनका हक बनता है। सामने वाला लॉयर हंसते हुए बोलता है, अगर इंसानियत के तौर पे ही केस लड़े जाते तो आप और हम यहाँ पर नहीं होते। पे यू फिंग हंसते हुए रिप्लाई करता है, तो फिर ठीक है, अब हम कोर्ट पे ही मीटिंग करेंगे।
सामने वाली पार्टी भी इस बात पे मान जाती है और जैसे ही वो यहाँ से जाने की करती है, यूफिंग के माइंड में एक आइडिया आता है। वो बोलता है इतने बड़े अंपायर के मालिक का डिवोर्स हो रहा है, जब लोगों को पता चलेगा उन्होंने एलुमिनी में अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं दिया है तो कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा आपकी रेपुटेशन पर। लॉयर भी यूफिंग को रोकते हुए बोलता है हमारे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए कौन क्या सोचता है। यूफिंग को जब लगने लगता है कि सामने वाली पार्टी पर उसका कही हुई बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वो अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करता है। वो सामने वाली पार्टी को बोलता है जब लोगों को पता चलेगा कि इतने बड़े मालिक की डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं है, तो लोगों को कैसा लगेगा और आपकी कंपनी पे इसका क्या अफेक्ट होगा, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यूफिंग जब सामने वाली पार्टी को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है, तब सामने वाली पार्टी भी इसके झांसे में आ जाती है और बोलती है गुस्से में यूफिंग को कि बस बहुत हुआ, तुम्हें किसने बोला कि आई एम नॉट गुड इन बैड। सामने वाली पार्टी बातों बातों में ये भी बोल जाती है कि अगर ऐसा ही होता तो मेरी सेक्रेटरी आज प्रेग्नेंट नहीं होती। बस इतना ही जानने की देर थी कि सारा केस यूफिंग के फेवर में आ जाता है। यहाँ पर सामने वाली पार्टी की वाइफ भी बोलती है क्या बोला तुमने, फिर से एक बार बोलना। यूफिंग इस बात का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और एलिमिनी को 4 टाइम्स करके बताता है। इतना सुनते ही बुढ़े को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। यूफिंग जब ऑफिस पहुंचता है तो उसके कुलीग बोल रहे होते हैं कि आज भी हमें लगता है बॉस ने अपना केस जीत लिया है। यूफिंग यानदुओ को बोलता है कि आज का लंच मेरी तरफ से तुम सबके लिए। यहाँ पर मैं थोड़ी बात आपको यानदुओ के बारे में बता दूँ। यानदुओ पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है। एक्चुअली इसे पैसे वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपना ही नहीं बल्कि ऑफिस का भी कोई भी फालतू खर्चा होने नहीं देती है। ये हर पैसे का एक एक हिसाब रखती है। दूसरे सीन में हमें यांगुओ को दिखाया जाता है जो कि आज बहुत सारे कुत्तों को लेकर सैर पे आई होती है। ये इसकी ड्यूटी होती है और इसका भी इसको पेमेंट मिलता है। यांगुओ जब ये काम अच्छे से कर ही रही होती है तब तक उसके पास किसी का कॉल आता है और वो यांगुओ को अपने पास बुला रहा होता है। यांगो उसको हामी भरते हुए बोलती है हाँ मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। अगले ही पल हमें दिखाते हैं कि यांगो यानदुओ को कॉल करके इसी बारे में बताना चाहती थी। जैसे ही यांगो यानदुओ को कॉल करती है वो उसका कॉल कट कर देती है। यानदुओ फिर मैसेज में बोलती है मैंने तुझे कितने बार बताया है कि कॉल रेट कितनी ज़्यादा महंगी है, तू मुझे मैसेज पे क्यों नहीं बता सकती है, क्या बताना है तुझे, बता यहाँ पर। एक्चुअली यांगुओ की टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है। जब तक यानदुओ 3-4 मैसेज भेज देती है यांगुओ यहाँ से एक मैसेज भी टाइप नहीं कर पाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ और यानदुओ एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पहुँचे होते हैं। इस कंपटीशन में यांगुओ को यानदुओ सेकंड आने के लिए बोलती है क्योंकि सेकंड प्राइज़ जो होता है वो इलेक्ट्रिक कुकर होता है और आज यानदुओ का प्लान होता है कि आज रात वो इलेक्ट्रिक कुकर अपने घर ले जाएंगे। इलेक्ट्रिक कुकर के बारे में जैसे ही बताते हैं वैसे ही दोनों बहनें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए। कंपटीशन चालू होता है। यानदुओ यहाँ पर यांगुओ को बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर रही होती है कि कब उसको स्पीड बढ़ानी है, कब उसको स्पीड कम करनी है सो डैट वो सेकंड पोजीशन पर ही आए। यांगुओ भी यहाँ पर यानदुओ के सारे इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से फॉलो कर रही होती है और वो कोशिश कर रही होती है अपनी तरफ से कि वो सेकंड पोजीशन ही गेन करे।
कंपटीशन जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है और सेकंड पोजीशन यांगुओ की ही आई होती है, जिस पर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और खुशियाँ मना रही होती है। जैसे ही फर्स्ट को अनाउंस करने ही वाले होते हैं वैसे ही ये मोटा उल्टी कर देता है और सेकंड पोजीशन यांगुओ से छीनकर उसको फर्स्ट पोजीशन दे दी जाती है। यांगुओ और यानदुओ फर्स्ट पोजीशन गेन करने के बाद भी बहुत ज़्यादा दुखी और अफसोस मना रही होती हैं, क्योंकि आज का जो प्लान होता है उनका इलेक्ट्रिक कुकर अपने घर ले जाने का, वो जो टूट चुका होता है। यांगुओ को फर्स्ट पोजीशन आने पर रेसिपी बुक्स मिली होती हैं, वो भी एक दो नहीं बहुत सारी। यहाँ पर यानदुओ यांगुओ के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तेरी वजह से हम लोग फर्स्ट आ गए। यहाँ पर यांगुओ उसे सफाई देते हुए बोलती है, इसमें मेरी क्या गलती थी, मैंने तो अपने पूरे एफर्ट्स लगाए थे और मैंने पूरी कोशिश भी की थी कि हम लोग सेकंड पोजीशन पे ही आए, मगर लास्ट में हमारे साथ ही ऐसा होना था, तो इसमें मेरी क्या गलती है। इतना बोलते ही यांगुओ वहाँ से जाने की करती है, तो यानदुओ उसे रोकते हुए उसे एक गिफ्ट देती है। ये एक टाइप इन होती है और उसे बोलती है, अदे को तू अपनी तरफ से ये गिफ्ट दे दियो। अदे यांगुओ का बॉयफ्रेंड होता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ अपने हाथ से बना हुआ सॉर्टर लेकर और यानदुओ की दी गई टाइप इन को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है। यांगुओ अदे से पूछने की कोशिश करती है कि इस साल तुम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो। यहाँ पर जब वो गिफ्ट निकाल कर अदे को देखती है तो अदे उसके स्वेटर की तरफ ध्यान भी नहीं देता है और टाइप इन को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो यांगुओ को बोलता है, मैं इस टाइप पिन को ट्राई करके आता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि ये मेरे ऊपर कैसी लगेगी। तब तक तुम एक काम करो, क्या ये टेबल तुम साफ़ कर सकती हो। यांगुओ अदे की बात मानते हुए टेबल साफ़ करने लगती है। जैसे ही वो टेबल साफ़ कर ही रही होती है उसके हाथ से गलती से टेलीफोन का मैसेज बटन ओपन हो जाता है। वहाँ पर अदे के लिए एक मैसेज आया होता है। वो बोलती है कि डार्लिंग, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, तुम कहाँ पर हो। बस इतना ही सुनते यांगुओ अदे से पूछने लगती है, ये कौन है। यहाँ पर